धन्यवाद सर। राजस्थान इतिहास को या किसी भी इतिहास को हम पढ़ने का सीधा सा एक तरीका होता है जो कि सभी को ज्ञात होता है। सभी स्टूडेंट इसी तरह राजस्थान के इतिहास को उठाते हैं कि प्राचीन काल को पढ़ लिया जाए, फिर मध्यकाल को पढ़ लिया जाए और फिर आधुनिक काल को पढ़ लिया जाए। आखिर ये राजस्थान के इतिहास को पढ़ने का जो ये तरीका है, ये हमें बताया किसने, ये किस तरह से इजाद हुआ। एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार जे.एस. मिल राजस्थान के इतिहास को, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करता है। और हम पूछते हैं कि भाई 3 कालखंड ही क्यों? तो जे.एस. मिल कई तरह की थ्योरियां देता है। जे.एस. मिल कहता है कि भाई प्राचीन काल में जो है हिंदुओं का काल है, मध्यकाल जो है तुर्क और अरबों का काल है, और आधुनिक काल में वो कहता है कि हम अंग्रेजों ने जो है आधुनिक काल, हमारा अंग्रेजों का जो काल है वो आधुनिक काल। तो हमें यूँ जिज्ञासा होती है कि भाई आधुनिक काल अंग्रेजों का काल है, प्राचीन काल हिंदुओं का काल है। ठीक है, उसी अब ये तो हमने पढ़ने का तरीका जान लिया कि जे.एस. मिल इस तरह समझाता है इतिहास को। और राजस्थान के इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति और एक इंसान का जो उद्भव या उत्पत्ति जो हुई, उसका सबसे पहला परिचय पाषाण पत्थर से हुआ। उसने सबसे पहले देखा कि पत्थरों के हम क्या उपयोग कर सकते, पत्थरों से क्या हो सकता। उसने शिकार करना सीखा और उस एज में, उस काल में वो जी रहा था। उस काल का नाम हम देख रहे हैं पाषाण काल। पत्थरों से शिकार करता, पत्थरों से, चट्टानों की, पत्थरों से बनी हुई गुफाओं में रहता, पत्थरों से ही जो है आग जलाता। तो एक खासा सा रिश्ता बन गया पत्थरों से। और उसके बाद में उसने कई तरह के जो है पत्थर, पत्थर पे पत्थर इजाद होते गए। कोई नुकीला पत्थर, कोई गोल पत्थर, कोई चपटा पत्थर। उसी क्रम में जब उसको पता लगा कि यार पत्थरों से अलग भी कुछ होता है, पत्थर नुकीले बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो ढाली जा सकती हैं। उसे धातु का परिचय हुआ कि धातुएं होती। जब धातु हुई, जब धातु का पता लगा, तो सबसे पहले जो धातु उसके परिचय में आई वो थी तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं। और उस एज में जब वो जीना प्रारंभ करता है, उस काल में जब वो इवोल्व होता है, उस काल में जब वो परिचय होता है, तो उस काल को हम नाम देते हैं ताम्र पाषाण काल। तांबे से परिचित होता है, तांबे में कई धातुएं मिलाता है। कुछ धातुएं मिलती हैं, कुछ धातुएं नहीं मिलती। जब वो तांबे में टिन मिलाता है तो एक नई धातु मिलकर उसे प्राप्त होती है और उसे यूं बढ़िया लगती कि यार ये काम की चीज बन गई। तांबा और टिन मिला के कांसा बना लेता है। कांसे के बर्तन जो है आकार देने में इजी पड़ते हैं, आसान होते हैं। सामान्य से सामान्य आकार दिया जा सकता है। किसी को नुकीला बना लिया खेत में हल चलाने के लिए। उसी तरह जब व्यक्ति सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो घरों को बनाने लगा, नगरों को बसाने लगा, गांव, नगर, ढाणी। इस तरह जब वो सभ्यताओं में आया तो विकसित होती हुई सभ्यताएं राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर और अन्य कई सभ्यताएं। और जब व्यक्ति
सभ्य होता है या सभ्यताओं में पला बड़ा होता है, तो कई बार उसे सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दोनों ग्रहण करता है। जब व्यक्ति को एक शक्ति की लालसा लगी या शक्तियां बढ़ाने का एक लगा कि हाँ मेरे हाथों में शक्ति होनी चाहिए, तो उसने जनपद बनाने शुरू किए और जनपदों का एक समूह महाजनपद बन गया। महाजनपदों का उदय हुआ। भारत में हम देखते हैं कि 16 महाजनपद होते हैं और राजस्थान के इतिहास में हम देखते हैं कि महाजनपदों में उसी कालखंड में कुछ धर्मों का उदय हुआ, उनका विकास हुआ और उनका पतन भी उसी क्रम में हुआ। हम जो धर्म या परीक्षाओं की दृष्टि से जो धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जैन धर्मों में, बौद्ध धर्मों, इन धर्मों का एक संबंध सा रहा महाजनपदों से। बौद्ध धर्म के अलावा शैव धर्म हम देखते हैं, उसकी भी अन्य कुछ बातें की जाती हैं। और राजस्थान के जो सामान्य से सामान्य जो एग्जाम होते हैं, उनमें इन धर्मों का प्रश्न अवश्य आता है। इन धर्मों से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्मों के पश्चात हम देखते हैं कि कुछ राजा निकल के सामने आते हैं, कुछ वंश निकल के सामने आते हैं, कुछ और इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमने उन राजाओं का या उनकी जातियों के नाम पे कालखंड हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल में कई महान राजा हुए, हम पढ़ेंगे आगे कैसे गुप्त काल में महान से महान राजा आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त हुआ, बिंदुसार हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। मौर्य काल में जब हम चलते हैं, क्योंकि जब जैसे ही गुप्त काल खत्म होता है तो उसे अगले काल में मौर्य काल शुरू हो जाता है। और मौर्य काल को के अंतिम जो पड़ाव है हर्षवर्धन की मृत्यु पर खत्म होता है। हर्षवर्धन कहा जाए तो भारत का बहुत बड़ा राजा, एक ऐसा राजा जिसने सारी शक्तियों को केंद्रित करके एक इतने बड़े भूभाग को बांध कर रखा हो। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, पूरा का पूरा एक भूभाग, पूरा का पूरा जो कालखंड है, वो छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे जागीरों में बंट जाता है। और जब ये जागीरों में या छोटी छोटी रियासतों में जब ये बंटता है, तो हम देखते हैं कि इस बंटवारे या इस जो टसल का, आपस में जो इनकी टसल चल रही है, आपस में जो ये एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, इन लड़ाइयों का फायदा उठाने के लिए अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे तुर्क और अरब, हालांकि सामान्य सी बात है, तुर्क और अरब दोनों बहुत नाम सुनते हैं हम कि कैसे जो है, मान लीजिए कि उदाहरण लें हम रियासतों में, तो चौहान रियासत का एक बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान, जो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा देते, और द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि ये तो हारा हुआ राजा है, वापस क्या ही युद्ध करने आएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी बड़ा ही कुशल युद्ध नीतिज्ञ, वो अगले युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसे पकड़कर उसकी हत्या करता है। फिर हम देखते हैं कि इसी रियासत काल में हम अलग अलग वंश को का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से वंश आएंगे? राजपूत काल जिसे कहा जाता है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, चौहान जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, परमार हुए, प्रतिहार हुए, कछवा हुए, गुहिल हुए। गुहिलों में भी आप जानते हैं, गुहिलों की एक शाखा निकली जो सिसोदिया हुई आगे। सिसोदियाओं में सबसे पहला राजा राणा हम्मीर सिंह हुए। और इसी क्रम में आगे चलते हुए जब हम सिसोदियाओं की बात करते हैं तो सिसोदिया और गुहिल, या हम गुहिलों की बात करें तो बप्पा रावल से लेके राणा राज सिंह तक गुहिल और सिसोदियाओं की ब्रांच चलती है। अगर हम इनको इस तरह पढ़े कि एक राजा चौहानों का, जो कि ले लिया जाए, मान लीजिए कि एक राजा चौहान का है, उसी कालखंड में एक राजा गुहिलों का, दो अलग अलग राजाओं का एक ही कालखंड में क्या प्रतिक्रिया रही, मुसलमानों से या अरबों से, तुर्कों से किस तरह उन्होंने मुकाबला किया। इस तरह हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, एक दूसरे से आपसी समकालीन जोड़ते हुए एक राजा को दूसरे राजा से पढ़ते, मतलब एक राजा को दूसरे राजा से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। आगे कई और वंश आते हैं, जैसे कि भाटी, यादव, राठौड़ एक बड़ा वंश है महत्वपूर्ण, जाट, हाड़ौती में हड़ा। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाबर का आक्रमण और मुगल वंश। बाबर का आक्रमण सांगा के समय और उनके पश्चात एक निरंतर युद्ध, और मुगल वंश का भारत और राजस्थान में अपनी जड़ें जमा लेना। और कहा जाए कि इसी कारण एक तरफ ये चल रहा था कि मुगल धीरे 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 तुर्क और अरब धीरे धीरे भारत में राजस्थान की जो धरती है उस पर अपनी जड़ें जमा रहे थे। और उसी काल में मराठा भी अपने चरम उत्कर्ष पर थे। मराठा भी एक युद्धों में अग्रिम थे। मराठाओं का जो प्रदेश था दक्षिण भारत, उसी में बंगाल का नवाब हुआ या फिर और भी कोई नवाब, जो हैदराबाद का नवाब हुआ, इनसे मराठाओं की टसल चल रही थी। और मराठा इतने शक्तिशाली हो गए उस काल में कि इनको बहुत अच्छी तरह से हराया नवाबों, और मराठा राजस्थान की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो राजस्थान की तरफ बढ़ने लगे तो पहले केवल और केवल लूटमार के उद्देश्य से, बाद में उन्हें लगा कि राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए तो मराठा चौथ वसूली करने लगे। आते थे और धमका के जाते थे कि आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, बदले में हम आपको जो है सिक्योरिटी देंगे। लोग कहते थे भाई किससे सिक्योरिटी? बोले खुद से, हम तो खुद से सिक्योरिटी देंगे, वरना हम तो खुद लूटने आएंगे। फिर मराठाओं का ये चल ही रहा था कि उसी समय अंग्रेजों का भारत में, या एक तरह से कहा जाए कि सीरीज में पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों, ब्रिटिश
अंग्रेज, इन लोगों का आगमन होता है। और आगमन के पश्चात जब वो लोग देखते हैं, उनका उद्देश्य पहले व्यापार का होता है और फिर वो देखते हैं कि ये कालखंड आपस में कितना बटा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मतभेद रखता है, सहमति का तो कहीं काम ही नहीं। सहमत तो वो एक दूसरे की बात पे होना ही नहीं चाहता। रियासतें बटी हुई हैं, सबके अपने नियम कायदे कानून, सबकी अपनी दंड व्यवस्थाएं हैं, सबकी अपनी कर व्यवस्थाएं हैं। इनको एक दूसरे से लड़ाना कितना आसान है। व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए अंग्रेज राजस्थान में धीरे धीरे, और कहे तो भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगे। पहले वो व्यापार का सौदा करते, फिर वो धीरे धीरे जमीनें खरीदते, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते, आधारभूत संरचनाएं बनाते, राजनीति में हस्तक्षेप करते हो, और फिर सामाजिक जीवन में वो हस्तक्षेप करने लगे। जब इस हस्तक्षेप का विरोध किया गया, या यूं कहा जाए कि जब इस हस्तक्षेप से तंग आकर व्यक्ति विरोध पर उतरा, तो उसका परिणाम हम देखते हैं 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव। 1857 की क्रांति एक विद्रोह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता की लालसा की एक चिंगारी था, जो कहा जाए कि बड़ी आग में बदल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात किसानों में और जनजातियों में आए हुए जन जागरण को, कि कैसे किसान और जनजातियां अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए क्रूर नियमों को मानने से इनकार कर देती है, और स्वतंत्रता का ऐसा स्वाद उनके जुबान पर लगता है कि वो अपने आप को राष्ट्र के हित में न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आहुति देने के लिए बाहर निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रजामंडलों में आंदोलन की शुरुआत होती, आंदोलन शुरू हो जाते। हम कई नाम देखते हैं, मान लीजिए मैं कहूं कि केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट, प्रताप सिंह बाराहट, इनका तो पूरा परिवार ही जो है स्वतंत्रता की उस लड़ाई में कूद गया था। प्रजामंडल आंदोलनों के परिणाम ये रहे कि हम मुक्त तो हुए, हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन वो स्वतंत्रता खंडित थी। खंड खंड में बटा हुआ ये राष्ट्र, खंड खंड में बटा हुआ ये प्रदेश, जब कुछ क्रांतिकारी नेताओं को लीड करने का मौका मिलता है या आगे बढ़कर इस खंड खंड में बटे हुए प्रदेश को एक करने का जो बीड़ा उठाते हैं, जैसे कि मैं नाम लूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का पूरा पूरा श्रेय जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान का एकीकरण बहुत सही ढंग से और एक रणनीति के तहत 7 चरणों में करते। इस तरह हम राजस्थान का इतिहास देखते हैं
और राजस्थान के इतिहास को हम इसी तरह पढ़ेंगे। हम एक शुरुआत करेंगे मध्यकाल से, जहाँ पे हम देखेंगे तुर्कों और अरबों का आक्रमण, और जो ये रियासतों में जितने राजा थे उन सभी का एक काल बनाएंगे, उन सभी के एक क्रम सहित व्यवस्थित करेंगे और उसे इस तरह पढ़ेंगे कि मान लिया जाए कि 712 में कोई व्यक्ति है या कोई राजा है जो चौहान वंश का है। उसी समय गुहिल वंश में हुआ कोई राजा 712 में कौन था, और इन दोनों के आपस में क्या संबंध थे? क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर तुर्कों और अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध किया, या हम देखेंगे कि तीसरा ही कोई वंश है जो इन दोनों को आमंत्रित कर रहा है कि आप इस यज्ञ में शामिल होइए। एक तरह से यज्ञ ही कहा जा रहा है कि हम जब शुरुआत करते हैं कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर बैठकर एक यज्ञ कर रहे हैं, तो उस तरह एक यज्ञ माना जाता है युद्ध को, कि आइए आप युद्ध में इस यज्ञ में शामिल हो जाइए। इस तरह हम इतिहास को पढ़ने की एक कोशिश करेंगे, और मेरा मानना है कि इस तरह अगर पढ़ा जाए, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जब हम चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें चीजें ज्यादा याद होती हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। धन्यवाद।